दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 मई 2026। आप सभी को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईद के मौके पर लेबनान में शुरू हुई गजा जैसी भयानक तबाही। इसराइल ने टायर समेत बहुत बड़े इलाके पर की हैवी बमबारी। लेबनान की जंग में मारी गई इसराइल की नामी जनाना फौजी। हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन ने रोटेम यानाई की ले ली जान। सीज फायर के दावों के बीच ईरान पर अमेरिका ने फिर की बमबारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास जबरदस्त धमाकों से इलाका दहला। अमेरिका की हमलावर हिमाकत पर ईरान की IRGC का हिला देने वाला पलटवार। कुवैत में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। वीडियो किया जारी। गजा में सीज फायर के बावजूद थम नहीं रहा खून खराबा। इसराइल ने खान यूनिस में हमास के 2 बड़े लीडर्स को मार गिराने का किया दावा। और ब्लैक सी में तुर्की के साहिली इलाके के पास 3 बड़े जहाजों पर हुए हमले। शिप टू शिप ऑपरेशन के दौरान तेल टैंकरों को बनाया गया निशाना। जितनी भी हेडलाइंस खबरें होंगी उनसे ज्यादा शुरुआत करते हैं लेबनान से। लेबनान में हालात अब तेजी से गजा जैसे होते दिखाई दे रहे हैं। इसराइली हमलों की इंटेंसिटी और तबाही का पैमाना लगातार बढ़ता जा रहा है और जुनूबी लेबनान से आने वाली तस्वीरें लोगों को एक बार फिर से गजा की याद दिलाने लगी हैं। 28 मई को ईद के दूसरे दिन इसराइल ने टायर शहर और उसके आसपास के इलाकों पर नए हमले शुरू कर दिए। लेबनान में ईद का दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले इस्राएली फौज ने जुनूबी लेबनान के बड़े हिस्से को कॉम्बैट जोन बता दिया था और लोगों को पूरा इलाका खाली करने का हुक्म दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ज़हरानी दरिया के नीचे, ज़हरानी नदी के नीचे के लगभग पूरे इलाके को टारगेट जोन बताया है। कहा कि यहाँ पर हम हमले करते रहेंगे, जो रहेगा अपने रिस्क पर रहे। ये वही इलाका है जो इसराइली बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर अंदर तक जाता है और जिसमें टायर जैसा बड़ा शहर भी शामिल है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि अप्रैल 17 के सीज फायर के बाद ये पहली मर्तबा है जब इसराइल ने इतने बड़े इलाके को एक साथ कॉम्बैट जोन बताया हो। और ये सब ऐसे वक्त हुआ जब लेबनान में लोग ईद उल अजहा मनाने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश ही कहेंगे, मना नहीं रहे थे। जैसे तैसी चीज़ें जोड़ी जा रही थी। सुबह सुबह इसराइली फ़ौज ने टायर के कुछ हिस्सों के लोगों को नया इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किया। कहा, निकल जाओ यहाँ से, छोड़ दो अपनी ज़मीन और मकान। कि हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ फोर्सफुल एक्शन लिया जाएगा, बहुत कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए चले जाओ। इसके कुछ देर बाद शहर और उसके मशरक़ी हिस्सों में कई बड़े एयर स्ट्राइक्स हुई। लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में एक इमारत को सीधा निशाना बनाया गया। शहर में आग भड़क उठी। कई इलाकों में धुएं के बड़े गुबार उठते दिखाई दिए। लोगों में दहशत फैल गई। इधर इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो लेबनान में अपने ऑपरेशंस और ज़्यादा बढ़ाएगा और ग्राउंड ऑपरेशंस को भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके फाइटर्स की इसराइली फोर्सेस के साथ उस येलो लाइन के आगे भी सीधी भिड़ंत हुई है जिसे इसराइल ने अपनी रेड लाइन बताया था। जिस येलो लाइन को इसराइल अपनी रेड लाइन बताता है, वहाँ भी बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला हुआ है, आमने सामने का मुकाबला हुआ है। यानी दोस्तों, अब लेबनान में सिर्फ सरहदी झड़पें नहीं चल रही बल्कि पूरा जुनूबी इलाका रफ्ता रफ्ता फुल स्केल वॉर जोन में बदलता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह लगातार कारपेट बॉम्बिंग, इवैक्यूएशन ऑर्डर्स और ग्राउंड क्रैशेस बढ़ रहे हैं, उससे डर ये भी बढ़ता जा रहा है कि कहीं इसराइल सचमुच लेबनान को भी गजा की तरह तबाह करने की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। ऐसा नहीं है कि इस जंग में सिर्फ लेबनान का नुकसान हो रहा हो, इसराइल का भी हो रहा है, जानी नुकसान भी हो रहा है। लेबनान की जंग में अब इसराइल की जनाना फौजियों की भी जान जा रही है। ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन के शुमेरा मिलिट्री साइट पर हिजबुल्लाह के एक FPV ड्रोन ने भागकर बंकर की तरफ जा रही एक इसराइली फीमेल फौजी, एक इसराइली जनाना फौजी को सीधा निशाना बनाकर ढेर कर दिया। वो भाग रही थी जान बचाने के लिए, लेकिन बच नहीं पाई। इस हमले में 2 दूसरे इसराइली फौजी बुरी तरह जख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि तस्वीरों में दिख रही तंदुरुस्त फीमेल फौजी ही हिजबुल्लाह के इस ड्रोन हमले में मारी गई। और जो इसराइली वेबसाइट्स ने खबरें छापी उनमें भी यही फ़ोटो मिला है। बताया जा रहा है ये लड़की टिकटॉकर भी थी। ये सुसाइड ड्रोन लगातार उस फीमेल फौजी का पीछा कर रहा था जो सोशल मीडिया पर अक्सर अपने वीडियो पोस्ट करने की आदी थी। 28 मई को इसराइली मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और लिखा है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर बने एक मिलिट्री जोन में शेल्टर की तरफ भागते वक्त
महज 20 साल की सार्जेंट रोटेम जानाई हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में मारी गई, जबकि 2 रिजर्व फौजी जख्मी हुए। इस नुकसान के बदले इसराइली फौज ने टायर इलाके के आसपास ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जैसा कि हमने पिछली खबर में और तस्वीरों में आपको दिखाया और आप देख भी रहे हैं। वहाँ के आम लोगों को और ज़्यादा नॉर्थ की तरफ भाग जाने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसराइल अपने ऑपरेशंस को लगातार बढ़ा रहा है। ईरान की खबरों पर आते हैं। ईरान पर फिर से बमबारी हुई है सीज़ फायर के दौरान। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फौज लगातार ईरान पर दबाव बनाने की पॉलिसी पर चलते दिखाई दे रहे हैं। सीज़ फायर होने के बावजूद अमेरिका बार बार छोटे मिलिट्री अटैक्स कर रहा है ताकि ईरान पर प्रेशर बना रहे, लेकिन यही स्ट्रेटजी किसी भी वक्त एक नई जंग का दरवाज़ा भी खोल सकती है। 28 मई को सामने आई खबरों और तस्वीरों के मुताबिक अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर नए हमले किए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जनूबी ईरान के बंदर अब्बास शहर में देर रात या शहर में 3 ज़ोरदार धमाके सुने गए। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका ईरान का काम तमाम कर देगा। अमेरिकी फ़ौज का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास 4 ईरानी अटैक ड्रोन्स को मार गिराया गया क्योंकि वो अमेरिकी फ़ोर्स के लिए ख़तरा बन रहे थे। इसके अलावा अमेरिका ने बंदर अब्बास में मौजूद एक ईरानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भी हमला किया। अमेरिकी अफसरों का कहना है कि वहाँ से 5वां ड्रोन लॉन्च होने वाला था, जो हमारे लिए ख़तरनाक साबित होता। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि ये हमले उस वक्त हो रहे हैं जब ऑफिशियली एक सीज़ फायर अभी भी कायम बताया जा रहा है और बैक चैनल टॉक्स भी, मतलब पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ मिसाइल्स और ड्रोन्स अब भी उड़ रहे हैं, हमले हो रहे हैं। ईरान ने भी बदला लिया है। अमेरिका की हमलावर हिमाकत का ईरान ने भी फ़ौरन मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब मिडिल ईस्ट में हालात फिर से ख़तरनाक और हसास मोड़ लेते दिखाई दे रहे हैं। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद एक अमरीकी एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। ये IRGC की तरफ से जारी किया गया वीडियो है। IRGC का कहना है कि ये हमला बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब अमेरिका की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बताया कि ये जवाबी हमला 28 मई की सुबह करीब 4:50 पर किया गया, ईरान के टाइम के मुताबिक। हमारे यहाँ और ज़्यादा बज रहे थे। ईरान का कहना है कि अमेरिकी फ़ोर्स ने बंदर अब्बास के करीब एरियल प्रोजेक्टाइल्स के ज़रिए, मिसाइलों के ज़रिए हमला किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई का फ़ैसला लिया गया। IRGC ने अपने बयान में साफ कहा कि ये एक सीरियस वार्निंग है ताकि दुश्मन समझ लें कि हमला बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा और अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि सीधे अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करने के दावे कर रहा है। यानी सीज़ फायर के बावजूद दोनों मुल्क प्रैक्टिकली एक दूसरे पर हमले करते दिखाई दे रहे हैं। 28 मई की दोपहर करीब 1 बजे ईरान के IRGC ने इस हमले की कुछ तस्वीरें और फुटेज भी जारी की हैं। मैं SNN को इसका क्रेडिट देता हूं, ओरली भी और लिखकर भी। इन वीडियोज़ में बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च होते दिखाया गया है और दावा किया गया है कि ये मिसाइल्स कुवैत में मौजूद अमरीकी अड्डे की तरफ दागी गईं। यानी दोस्तों, अब हालात सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर तक महदूद नहीं रहे। पर्शियन गल्फ से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक पूरा इलाका एक बार फिर जंग के साए में घिरता दिखाई दे रहा है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अमेरिका अभी तक इस पलटवार पर खुलकर कोई बड़ा जवाब नहीं दे रहा, लेकिन अगर उसने दोबारा स्ट्राइक्स की तो ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगला जवाब और ज़्यादा फैसलाकुन होगा, डिसाइसिव होगा और झोड़ के मारेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ लिमिटेड रिटेलिएशन है, एक महदूद सी कार्रवाई है जिसमें हमले के बदले हमला कर दिया गया, या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर एक बड़ी रीजनल वॉर की तरफ, एक इलाकाई जंग की तरफ बढ़ रहा है? जवाब आप भी दे सकते हैं, दीजिएगा ज़रूर। जो कुछ भी हो रहा है बहुत सीरियस है। वहीं कोई हमले तो नहीं होते, कुछ चेक किया जाता है कभी कभी। कुवैत ने इस मामले में ये कहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने प्रोजेक्टाइल्स को, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। हमारे एक्टिव रहे एयर डिफेंस। ये नहीं बताया कहाँ से दागे गए, क्या नुकसान हुआ नहीं पता, सब हो गई इंटरसेप्ट नहीं पता। खैर, आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर लेते हैं। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इसराइल को सीधी वार्निंग दी है कि अगर दोबारा
कोई हमला हुआ तो इस बार जवाब पहले से बिल्कुल अलग होगा और ज़्यादा ताकतवर होगा। IRGC के ऑफिशियल्स का कहना है कि पिछली लड़ाई में ईरान ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन अगर नया एग्रेशन हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसकी दुश्मन उम्मीद भी नहीं कर रहे। यानी ईरान कुछ ऐसा करेगा जिससे अमेरिका और इसराइल चौंक जाएं। हाल के दिनों में IRGC बार बार ये कह चुकी है कि अगली जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी और लड़ाई का दायरा रीजन से बाहर भी जा सकता है। ये अपने आप में एक सीरियस कंसर्न है। इधर ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने भी साफ कहा है कि ईरान अब सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पर नहीं लड़ रहा, बल्कि असली जंग अब इकॉनमी और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी आ चुकी है। एक मिसमैच खबर है, समझिए ज़रा, लेकिन एक ही खबर में है, ईरान से आई मीडिया में। मतलब एक तरफ तो ईरान कह रहा है हम जंग के लिए तैयार हैं, और एक जंग उसके अंदर ही चल रही है, महंगाई को लेकर, किल्लतों को लेकर। तो पेजेश्कियान ने कहा कि असली जंग अब इकनॉमिक और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आ चुकी है। मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने इशारा दिया कि दुश्मन सिर्फ मिसाइल्स और स्ट्राइक से नहीं, बल्कि सैंक्शंस, ऑयल प्रेशर और इकनॉमिक वॉरफेयर के ज़रिए भी ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। बात गज़ा की। गज़ा में सीज़ फायर के बावजूद टारगेटेड किलिंग्स और एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, और अब इसराइल ने हमास के 2 अहम लोगों को मारने का दावा किया है, 2 और लोगों को। इसराइली फ़ौज के मुताबिक खान यूनिस में की गई एक एयर स्ट्राइक में इहाब खिरज़म को निशाना बनाया गया, जिन्हें हमास के बड़े फंड ट्रांसफ़र नेटवर्क का लीडर बताया जा रहा है। IDF ने ये तस्वीरें 28 मई को दोपहर 1 बजे शाया किए हैं। IDF का दावा है कि खिरज़म हमास की मिलिट्री विंग तक करोड़ों डॉलर्स पहुंचाने का काम संभालते थे, और वो हाल के महीनों में सीज़ फायर के बावजूद हमास की एक्टिविटीज़ जारी रखने में मदद कर रहे थे। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसी नेटवर्क के ज़रिए हमास को अटैक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा और सपोर्ट मिल रहा था। इसके अलावा इसराइल ने मोहम्मद अल हबाश नाम के एक हमास यूनिट कमांडर को भी मारने का दावा किया है। IDF के मुताबिक वो हमास के लिए हथियार तैयार करने और मिलिट्री इक्विपमेंट डेवलप करने के काम में शामिल था। दोस्तों, तमाम दावों और दलीलों से इतर सबसे अहम बात यह है कि सीज़ फायर मौजूद होने के बावजूद गज़ा में लगातार ऐसे टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, ऐसे हमले हो रहे हैं जो सवाल खड़े करते हैं। यानी जंग ऊपर से रुकी दिखाई देती है, लेकिन अंदर मिसाइल, ड्रोन्स, असैसिनेशंस सब अब भी बदस्तूर जारी हैं। और यही वजह है कि गज़ा में रहने वाले लोग अब भी खुद को जंग के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन किसी नई एयर स्ट्राइक, किसी नई किलिंग या किसी नए ऑपरेशन की खबर सामने आ जाती है। इसलिए वो सोचते हैं, और हम भी, कि सीज़ फायर किसे कहते हैं अगर रोज़ फायरिंग हो रही हो। एक और खबर सुनिए। ब्लैक सी में एक बार फिर तेल के जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, और इस बार तुर्की के साहिली इलाके के करीब लगातार 3 टैंकर ड्रोन अटैक्स की चपेट में आए। तेल ढोने वाले 3 जहाज़। शिपिंग एजेंसी ट्रिबेका के मुताबिक 28 मई को तुर्की के शुमाली साहिल के पास ब्लैक सी में 3 अलग अलग टैंकर्स पर ड्रोन अटैक्स हुए। हालांकि अभी तक किसी क्रू मेंबर के मारे जाने की खबर नहीं है, और बताया जा रहा है कि सभी लोग महफूज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पलाऊ के झंडे वाला टैंकर जेम्स सेकंड उस वक्त तुर्केली इलाके से करीब 80 किलोमीटर दूर मौजूद था जब उस पर हमला हुआ। जहाज़ खाली था, यानी उसमें तेल या कार्गो मौजूद नहीं था, लिहाजा कोई बहुत बड़ा धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हुआ है। इसके अलावा सिएरा लियोन के फ्लैग वाले झंडे लगे 2 दूसरे जहाज़ों को भी उसी इलाके के करीब निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों जहाज़ उस वक्त शिप टू शिप ऑपरेशन में लगे हुए थे। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद से ब्लैक सी लगातार बेहद ख़तरनाक इलाका बना हुआ है। दोनों मुल्क एक दूसरे के बंदरगाहों, ऑयल फैसिलिटीज़ और शिपिंग रूट्स को निशाना बनाते रहे हैं। हालांकि इस नए अटैक की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके से कमर्शियल शिपिंग बार बार टारगेट हो रही है, उससे ब्लैक सी में ग्लोबल ट्रेड और ऑयल ट्रांसपोर्ट को लेकर फिक्र और बढ़ गई है। सोचिए, एक और समंदर में अगर यही हालात बन गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे, तो कितनी मुश्किल हो सकती है। 1-2 खबरें यहाँ से। पैलेस्टीनियन पेशेंट्स इन इराक फेसिंग रिस्ट्रिक्टेड लिविंग कंडीशंस। इराक में कुछ फ़लस्तीनी पेशेंट्स का, मरीज़ों का इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ हालात क्या हैं? इराक जैसे मुस्लिम मुल्क में, है ना। और वहाँ क्या हालात है?
کہ वहाँ पर लोगों को रिस्ट्रिक्शंस पे रखा जा रहा है, उनको इधर उधर मूव नहीं करने दिया जा रहा, जाने आने पर पाबंदी है, वो कंपाउंड्स में फंस के रह गए हैं, अनसर्टेनिटी है, उनके फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है, उनकी घर वापसी को लेकर अनसर्टेनिटी है, उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। इराक में ये सब कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क, फ़लस्तीनियों का न्यूज़ नेटवर्क कह रहा है। क्या आप सुन रहे हैं या आपने इस खबर को कहीं और सुना? एक और खबर सुनिए। एक्साइल्ड गजा सिक्योरिटी चीफ दहलान मेट विद मल्टीपल शिन बेट ऑफिशियल्स इन रिसेंट ईयर्स। पिछले कुछ सालों में दहलान नाम का एक शख्स है, इसे जान लीजिए। ये कभी गजा में सिक्योरिटी चीफ हुआ करता था। कब? जब वहाँ पर फतह महमूद अब्बास वाली पार्टी का राज था, जब हमास ने वहाँ टेक ओवर नहीं किया था, तब तो गजा की सिक्योरिटी इसके हाथ में थी। फिर महमूद अब्बास जब आए पावर में तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस बंदे ने यासिर अराफात का, फ़लस्तीन के सबसे मशहूर लीडर का कत्ल करवाया है। तब से ही ये साल 2011 से यूएई में है, वहीं रह रहा है। और अभी इसी दहलान के, और अभी इसे मौजूदा वक्त में भी गजा का सबसे पावरफुल आदमी बुलाया जाता है, इंटेलिजेंस चीफ था। तो इससे बड़ा रोल मिल सकता है। मोहम्मद दहलान इससे पिछले कुछ सालों में यूएई के अंदर शिन बेट यानी इसराइल की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके बहुत से लोगों ने मुलाकात की है। खुद इसराइली वेबसाइट इस खबर को छाप रही है। अब क्या मुलाकात में बात हुई है पता नहीं है। फिलहाल एक खबर ये भी है कि यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स अनदर अलेज्ड ड्रग बोट इन द ईस्टर्न पैसिफिक किलिंग टू। पैसिफिक समंदर में फिर से ड्रग डीलर्स का नाम या इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका ने हमला किया। एक नाव पर उस कश्ती को उड़ा दिया और उसमें सवार 2 लोग मारे गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।